भारी उठापटक जरूर जारी है। सवाल ये है कि ऐसे में निवेशकों को बाजार में करना क्या चाहिए। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं HDFC सिक्योरिटीज के VK शर्मा। शर्मा साहब, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। अपना समय देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और हमारे निवेशक और ट्रेडर्स काफी खुश होंगे आपकी राय, आपका एनालिसिस समझकर। सबसे पहला सवाल तो यही है कि मार्च में जो गिरावट देखने को मिली, कोरोना काल में जो गिरावट देखने को मिली, वहां से अब 57% की अपटिक निफ्टी में हम देख रहे हैं। ऐसे में निवेशकों को सबसे पहली सलाह आप क्या देंगे? जी नमस्ते। मैं समझता हूं कि जिस तरह से घर पे बड़े बूढ़े आपको बताते हैं कि भाई ये काम करना चाहिए, ये काम नहीं करना चाहिए, उसी प्रकार मेरा ये फर्ज है मार्केट का सीनियर होने के नाते कि मैं आऊं और आप जो करना चाहिए, उसी प्रकार मेरा ये फर्ज है मार्केट का सीनियर होने के नाते कि मैं आऊं और आप जो इन्वेस्टर्स हैं आपके, उनको थोड़ा जो बड़ी बातें वो भी बताऊं। तो सबसे पहले तो ये कि आपने अगर अभी तक उधार लेकर पैसे लगाए हैं मार्केट में, तो आप मार्केट ऊपर 57% ऊपर है, आप अपना उधार लौटाएं। एक दूसरा, अगर आपने सरकार की इस बात का फायदा उठाया है कि EMI को जो राहत मिली थी आपने पे नहीं की है, तो ये समय आ गया है आप EMI बैंकों को हाउसिंग की या लोन की प्लीज पे करें। तीसरी बात, अगर आप क्रेडिट कार्ड को जो आपने खरीदा है सामान, उसके ऊपर अगर आप पूरा पैसा नहीं पे कर रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है पहले क्रेडिट कार्ड का पूरा पैसा निपटाइए। ये समझ कर कि मैं पार्ट पेमेंट करूंगा और मैं शेयर को यूज करूंगा, उस पैसे को यूज करूंगा मार्केट में, ऐसा कभी नहीं कीजिए। शेयर जो क्रेडिट कार्ड कंपनियां चार्ज करती हैं, उस इंटरेस्ट से ज्यादा कमा पाना बहुत ही मुश्किल है। प्लीज उसको पूरा पे कीजिए। ये तो हुई एक जनरल राय। दूसरा मैं ये बताना चाहूंगा इस वक्त ये कि भाई आप अपने स्टॉक्स में बेचना भी सीखिए। जी बिल्कुल शर्मा साहब, हम भी खुशकिस्मत हैं क्योंकि हमें आपकी ये एक्सपर्ट एनालिसिस मिल रही है। अमूमन लोग बाजार में एंट्री तो ले लेते हैं शर्मा जी, लेकिन सवाल फिर ये हो जाता है कि अब यहां से एग्जिट कब करें, सेल कब करना है। तो आज इसका जवाब आप दीजिए। जी बिल्कुल सही है कि बाय करने वाले तो बहुत मिलते हैं। तो जब स्टॉक का जो टारगेट है वो हो जाए, आपको बाकायदा बेचना चाहिए। टारगेट हो गया, प्रॉफिट बुक कीजिए, अब प्रॉफिट को घर लाइए। और भी इसके अलावा कारण हैं जब आप बेच सकते हैं। लेकिन सपोज जी आप बोलिए। जी शर्मा जी, आप बताइए। जी मैं बस यही पूछ रही थी कि अगर टारगेट रीच नहीं हुआ है तो फिर उस सिचुएशन में क्या करना है? अगर टारगेट रीच नहीं हुआ है तो आप उसको स्टॉक के अंदर बने रहिए, और ये इन्वेस्टमेंट की बात है। तो अगर उस दौरान में टारगेट रीच नहीं हुआ है और अगर मैनेजमेंट का कोई ऐसा स्टेप हो जाता है जो आपके फेवर में नहीं हो, जब उसके फंडामेंटल डिटीरियोरेट होने लगते हैं, तो ऐसे वक्त में अर्निंग का डाउनफॉल भी हो सकता है, या फिर ऐसा कोई कदम उठा लिया हो जैसे कि इंडियन शेविंग प्रोडक्ट्स के टाइम में हुआ था। कंपनी ने ये सोचा कि भाई मैं अपनी ड्यूरासेल की जो उनकी बैटरी वाली कंपनी थी और जिलेट जो बहुत ही अच्छी कंपनी थी, दोनों बिजनेस को मर्ज कर दिया, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी बट ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। तो ये माइनॉरिटी इन्वेस्टर के लिए बड़ी खराब बात थी। तो शेयर जो करीब 2400 रुपए पे चलता था सन 2000 में, उसको साल भर में 300 पे लाके पटक दिया मार्केट ने। बिल्कुल बिल्कुल। तो उदाहरण के तौर पर भी आप समझा रहे हैं इस चीज को, और अगर टारगेट नहीं रीच हुआ है तो फिर फंडामेंटल्स को किस तरह से प्ले आउट करना है, ये भी हम उम्दा तरीके से आपसे समझ पा रहे हैं। लेकिन शर्मा जी, साथ ही किसी भी कंपनी के मैनेजमेंट को समझना कितना ज्यादा जरूरी है, और क्या पहले कभी ऐसा कोई वाकया हुआ है जो आप हमें समझा सकें जहां पर इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट में मैनेजमेंट ने कोई कदम उठाए हों? जी बिल्कुल सही बात है। वही कंपनी जो हमने देखा इंडियन शेविंग प्रोडक्ट्स, तो उन्होंने फिर बाद में 1 साल के बाद वहां पे थोड़ी ज्योति प्रज्वलित हुई और उन्होंने वो कदम उठाया
आप ये देखिए भाव करीब 300 के आसपास था, तब उन्होंने 100 करोड़ रुपए का जो प्रेफरेंस शेयर उन्होंने इंफ्यूज किया। उस वक्त आराम से राइट्स इश्यू ला सकते थे, अपना शेयर होल्डिंग बढ़ा सकते थे, लेकिन प्रोमोटर्स उस वक्त लेके आए 100 करोड़ का प्रेफरेंशियल कैपिटल इशू जो कंपनी को चाहिए था, और वो कितने टके पे? आधे टके पे। यानी कि उस वक्त ब्याज की दरें भी 14% चलती थी, डिबेंचर 14% का ला सकते थे, लेकिन उन्होंने आधा टका प्रेफरेंस शेयर लाए। यानी कि अगर कंपनी प्रॉफिट करेगी तभी इंटरेस्ट पेएबल होगा। तो ये एक बहुत ही बड़ा सिग्नल था उनकी तरफ से कि मैनेजमेंट अभी चेंज हो गया है, और वो उस हिस्से पे अगर किसी ने खरीदा होता तो वो स्टॉक वापस अपने पुराने लेवल पे पहुंच गया था। और अभी तो जानते हैं उस कंपनी को, जिस कंपनी का नाम अभी जिलेट है। तो ऐसे कदम उठते रहते हैं, और उसके अलावा भी कई एक और रीजन होते हैं जब आपको स्टॉक बेचना चाहिए। वो रीजन ऐसे होते हैं कि जब आपको लगे कि यहां पे आपको जैसे मैं एक बताना चाहूंगा, जैसे कि कब बेचना चाहिए आपको? हर आदमी के पास पैसा जो है वो लिमिटेड होता है, और पैसा लिमिटेड होने की वजह से आप अपने थोड़े स्टॉक खरीद सकते हैं। तो ऐसे वक्त में अगर आपको दिख जाए जो अच्छा रिटर्न देना हो, तो भले आपके जो पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स हैं वो भरपूर अच्छा चल रहे हैं, अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन आपको कोई दूसरा स्टॉक मिला है जो आपको उनसे बेहतरीन स्टॉक दे सकता है, तो आप उसमें शिफ्ट होंगे। तो यहां पे आप अच्छे खासे स्टॉक को भी आप बेच सकते हैं अगर उससे बेहतरीन कोई स्टॉक मिल जाए तो। अच्छा शर्मा साहब, क्या मैं सही समझ रही हूं, आप ये कह रहे हैं कि अगर मेरे पोर्टफोलियो में 5 शेयर्स हैं, लेकिन एक छठा कोई स्क्रिप्ट या कोई कंपनी मैनेजमेंट जो कि मुझे बेहतर लग रही है, उसे खरीदने के लिए मुझे वो 5 पोर्टफोलियो में से अगर कोई बिकवाली करनी पड़े तो भी करनी चाहिए, क्या ये बात कह रहे हैं आप? जी यही कर, क्योंकि हर आदमी लिमिटेड पैसा होता है। 2 करोड़ है, मैं 20 करोड़ कमाना चाहता हूं, मेरे पास 2 लाख है, मैं 20 लाख बनाना चाहता हूं। तो ऑब्वियसली आपका ये नतीजा, आपकी जो जर्नी है जल्दी पूरी होगी अगर आप बेहतरीन रिटर्न वाले स्टॉक में जाएं। ये डिपेंड करता है, पर उसके अलावा भी कई कारण हैं। बिल्कुल। जैसे मैं समझता हूं कि जब आपको स्टॉक बेचने चाहिए, कब? जब आपको पैसे की आवश्यकता है। तो सर वही कारण अब आपसे जानना चाहेंगे। जी देखिए, आपको जो पैसे की आवश्यकता है वो कभी भी पड़ सकती है। हाँ, अगर आपने मेडिक्लेम ले रखा बहुत अच्छी बात है, पर अपना मेडिक्लेम नहीं है और आपको दवा दारू के लिए पैसा चाहिए, तो जो स्टॉक्स हैं अपने किस काम आएंगे? इस दिन के लिए काम आते हैं, तो आप उनको बेच के अपना काम कर सकते हैं, लिक्विड है परफेक्टली। उसके अलावा आपको अपनी लाइफ एंजॉय करने का भी पूरा हक है। आपको अपना हॉलिडे लेना है, स्टॉक बेचिए और आप जाइए। तो बेसिकली जब आपको पैसे की आवश्यकता हो और खुद की लाइफ भी एंजॉय करना हो, जो एक मापदंड है। अब मैं अपने हिसाब से अगर मैं देखूं कि अगर मैंने, अभी मेरी 59 साल की उम्र है, अगर मैंने अपनी फोटोग्राफी के लिए, फोटोग्राफी में इन्वेस्ट करने के पहले मैंने अगर मैं स्टॉक्स के ऊपर ही बैठा रहता तो मैं फोटोग्राफी को कैसे एंजॉय कर सकता? अभी वो 600 mm का लेंस, उसकी निकॉन का, उसकी वजन है करीब 4 किलो, कैमरे का वजन है 1 किलो 800 ग्राम, टोटल मिला के आप 6 किलो के वजन को आप कैसे उठाएंगे? तो जब समय रहते, जब आपकी उम्र हो बिल्कुल उस स्पोर्ट्स को पूरा करने के लिए, उस वक्त आप अपने ऊपर भी पैसे खर्च कीजिए। ये समझाना बहुत आवश्यक है आपके दर्शकों की। मनी के पीछे तो भागेंगे, तो स्टॉक के पीछे भागेंगे तो ठीक है, लेकिन इसका एक लाइफ के अंदर बैलेंस भी होना चाहिए। बिल्कुल नहीं शर्मा जी, आप बहुत ही सही बात करें, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि अगर स्टॉक मार्केट या सिर्फ स्टॉक मार्केट ही नहीं, किसी भी कारोबार में भी एक बार अगर सफलता मिले तो उसके आगे इंसान को लगता है कि और ज्यादा बढ़ने की कोशिश करें। आगे बढ़ने की कोशिश में कभी कभार ऐसा हो जाता है कि अपनी जो पैशन है, अपनी जो पसंदीदा चीजें हैं, उसे इंसान भूल जाता है। और जिस तरह से आपने एक बेहतरीन उदाहरण समझाया कि एक उम्र के बाद फिर वो सारे जो पैशन है हो सकता है कि पूरे करने का समय निकल जाए,
तो आपको ऑफकोर्स सफलता के साथ रहना है, स्टॉक मार्केट में भी आगे बढ़ना है, लेकिन साथ ही आपके पैशन भी अगर कुछ हैं तो उसको भी आप स्टॉक मार्केट के साथ जोड़कर इसी तरह से देख सकते हैं। और साथ ही आप देखिए एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात और सबसे अच्छी बात शर्मा जी ने बताई कि अगर आपके पोर्टफोलियो में कुछ शेयर्स हैं और उसके बाद अगर आपकी नजर कोई ऐसे शेयर पर पड़ती है जो कि और ज्यादा अच्छा है, तो फिर बिल्कुल ना हिचकिचाएं। जो आपके पोर्टफोलियो में कुछ शेयर्स हैं उसमें से किसी को आप बेच भी सकते हैं, और वो शेयर जो आपके हिसाब से बेहतरीन है, जो आपकी रिसर्च एक्सपर्ट की रिसर्च के हिसाब से अच्छा है, उसमें आप निवेश का नजरिया बिल्कुल बनाकर चल सकते हैं। एक तरह से अपने आप को फ्रीज करके ना रखें, ये हिदायत फिलहाल मिलती हुई हमें देख रहे हैं। शर्मा जी, इतनी सारी बातचीत आप कर रहे हैं, इतनी सारी एनालिसिस और एक्सपर्ट एडवाइस आप हमें दे रहे हैं, एक फाइनल एडवाइस हमारे दर्शकों को आप क्या देना चाहेंगे? जी, वो मैं ट्रेडर्स को देना चाहूंगा कि ट्रेडर्स में आपको दुनिया भर के ट्रेड्स मिलते रहते हैं, आप बाकायदा उनको कीजिए, लेकिन आप स्टॉप लॉस का पालन बिल्कुल कॉन्फिडेंटली करते रहिए, लगातार करते रहिए। ये कोई कारण नहीं आप कहेंगे कि जब भी मैं स्टॉप लॉस लगाता हूं पास हो जाता है, पर आपको प्रोटेक्ट करता है, लगाते रहिए। एक दूसरा, स्टॉप लॉस को ट्रेलिंग बनाइए। अभी आपने 90 पे स्टॉक लिया था, 88 रुपीज का स्टॉप लॉस था, भाव आ गया है 94, अपना स्टॉप लॉस को उठा के 92 रुपए कर दो। इसी तरह से उसको ट्रेल करते रहिए, आपको कभी ट्रेडिंग वाला स्टॉक कभी भी लॉस में जाएगा नहीं। एक और बात आपको ये बताना चाहूंगा, कुछ लोग ये देखते होंगे कि दिन के किसी भी वो लोग सुबह सुबह अपना पैसा लाते हैं और उनका स्टॉप लॉस हो जाता है। तो आप चाहें तो आप दिन के अंदर अपना जो पैसा आपको खर्च करना है कैपिटल, उसको आप वेरियस पीरियड में करके देखिए। अगर आपको सुबह का समय रास नहीं आता है तो दोपहर का आप टाइम ट्राई कीजिए। 2:30 बजे के बाद का जो टाइम है वो अक्सर आपको जो ट्रेंड है आप पकड़ पाने में आपको सफलता मिलती है, और वो ट्रेंड हो सकता है अगले दिन भी चले, तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है उसी दिन निकलने की, और अगले दिन भी आप निकल सकते हैं। तो ये भी ट्राई कीजिए। और अंतिम जो एडवाइस मैं देना चाहूंगा अपने ट्रेडिंग दर्शकों को, आप इस बात को गांठ बांध लीजिए कि आपकी जितनी लिमिट है उसको आप पूरी यूज नहीं करेंगे। बड़ा मुश्किल लगता है, लोग एज एंटाइटलमेंट ले लेते हैं कि मैंने इतने स्टॉक रखे हैं, मेरी 5 करोड़ की लिमिट है तो मेरे को 5 करोड़ का एक्सपोजर होना चाहिए। नहीं, अगर आपको आने वाला समय कॉन्फिडेंट लग रहा है आपको, तो उसको यूज कीजिए। वन्यथा अगर आपने, जब आप कॉन्फिडेंट नहीं है तो आपने यूज कर लिया तो दिक्कत हो जाएगी, बिकॉज जो बिना कॉन्फिडेंस वाला जो स्टॉक आपने लिया है उसमें तो आपको घाटा हो जाएगा। तो जिस तरह से हम गाड़ी भी देख के चलाते हैं, खुला हाईवे हो, हम 80 किलोमीटर की स्पीड से चलाते हैं, जब शहर के अंदर हो, वन वे ट्रैफिक हो और पेडेस्ट्रियन क्रॉस करता हो तो हम गाड़ी को रोक लेते हैं। उसी तरह आपको अपनी ट्रेडिंग पे भी ये लगाम लगानी पड़ेगी। लगाम होती ही इसलिए है, ब्रेक गाड़ियों में होते ही इसलिए है कि आप तेज गति से ट्रेवल कर सकें। ध्यान से सुनना मेरी बात। तो ये जो आपका जो डिसिप्लिन है वो आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स दे पाएगा, अगर आप बुरे समय के ऊपर अपना लगाम लगा के अपने पैसे को इंटैक्ट रखेंगे तो। बिल्कुल शर्मा जी, ये जो सारी सलाह हमें आपसे मिल रही है, इस तरह की सलाह ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को चाहिए होती है। क्या खरीदना क्या बेचना ये हमें जरूर हर कहीं से मिल जाता है, लेकिन ये जो सलाह है, कहते हैं ना, किसी भी जगह अगर आपको आगे बढ़ना है, कहीं भी आपको अगर सफलता हासिल करनी है तो एक तरह से रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने चाहिए। ये रूल्स एंड रेगुलेशंस वो हैं जो कहीं नहीं मिलते, और आपसे हम ये सुन पा रहे हैं। शुक्रिया अपना समय देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अपनी एक्सपर्ट एनालिसिस बाजार पर निवेशक और साथ ही ट्रेडर्स को देने के लिए। तो चलिए, यहाँ पर वीके शर्मा साहब से उनकी एक्सपर्ट एडवाइस तो हमने ली। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर हम रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक